तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने ड्रैकुला का अंत का अगला भाग लेके आया हूँ। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लॉरी पर ड्रैकुला से आती पाप तरंगों ने शायद घातक असर किया था। पहले मेरा शरीर थरथरा रहा था, वह तो ठीक हो गया है, लेकिन अब मेरी बाह में तेज दर्द हो रहा है। इतनी दर्द में मैं साधना नहीं कर सकती और न ही ड्रैकुला को ढूंढ सकती हूँ। सभी ड्रैकुला को ढूंढ रहे थे और ड्रैकुला तिलिस्म से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ देर के लिए मेरी शक्ति वापस आ गई थी। मैंने इस तिलिस्म की दीवारों को फाड़ भी डाला था, लेकिन फिर मेरी शक्तियाँ न जाने क्यों फिर से लुप्त हो गई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे इस तिलिस्म को तोड़कर बाहर निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाहर महानगर में अब क्या हुआ गुण? ड्रैकुला की अनुपस्थिति में दुष्ट आत्माएं अनुशासन में रहना भूल गई है। वे पृथ्वी पर उत्पात मचा रही है। ऐसे ही एक दुष्ट आत्मा से लड़ रहे एक युवक को मैंने सिरकटा नामक शैतान को मारने का तरीका बताया था, लेकिन अब दुष्ट आत्माओं का एक न टूटने वाला तांता सा लग गया है। अब ड्रैकुला को ढूंढना भी जरूरी है और उसका समूल नाश करने वाले तरीकों को ढूंढना भी। सुनो, क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि ड्रैकुला बार बार जीवित क्यों हो उठता है? हम तो यही जानते हैं कि वैम्पायर अमर होते हैं, इसीलिए वे राख बनकर भी फिर से जिंदा हो उठते हैं। सारे वैम्पायर जिंदा नहीं हो सकते, सिर्फ वही वैम्पायर बार बार जी सकते हैं जो हृदय संचरण की कला जानते हैं। ड्रैकुला तो तब वैसे भी अमर हो चुका है, लेकिन ये हृदय संचरण भला क्या है? मैं जानता हूँ नागराज, इस कला को जानने वाला अपना हृदय अपने शरीर से अलग कर सकता है। ऐसे हृदय धड़कते कहीं और है, लेकिन हृदय धारक के शरीर में जीवन द्रव्यों का संचार होता रहता है। हाँ, और ड्रैकुला यह कला जानता है। उसने अपने हृदय को अपने शरीर से अलग करके रखा हुआ है। उसका शरीर चाहे अमृत पीकर अमर हो चुका है, लेकिन उसका हृदय अमृत पीते वक्त उसके शरीर से अलग था। उसका हृदय अमर नहीं है। अगर उसके हृदय को नष्ट कर दिया जाए तो ड्रैकुला हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। हृदय के बगैर शरीर अमर होकर भी बेकार है। लेकिन ड्रैकुला के हृदय कहाँ पर है? उसके किले में उसका हृदय किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा हुआ है। ऐसा है तो तुम में से किसी सद आत्मा ने अब तक ड्रैकुला के हृदय को ढूंढकर नष्ट क्यों नहीं कर दिया? यह काम इतना आसान नहीं होता तो हमको तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों पड़ती? ड्रैकुला का किला कई गुप्त शक्तियों द्वारा सुरक्षित है। उस किले के अंदर की भूल भुलैया की रक्षा ड्रैकुला की कई अनजान गुलाम शक्तियाँ करती है। उन शक्तियों से हम भी नहीं जीत सकते। सिर्फ तुम्हारे अंदर उन गुलाम शक्तियों को नष्ट करके ड्रैकुला के हृदय को ढूंढ सकने की क्षमता है नागराज। ऐसा है तो देर क्यों करनी? जब तक वैदाचार्य और लॉरी ड्रैकुला को ढूंढेंगे, तब तक हम ड्रैकुला के हृदय को ढूंढ लाएंगे। ध्रुव ने लॉरी तक पहुंचने में फास्ट ड्राइविंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और वह लॉरी तक ठीक समय पर पहुंचा था। लॉरी, ओ माय गॉड, ये तो दर्द से तड़प रही है, आधी बेहोशी की हालत में है और आसपास ना वैदाचार्य नजर आ रहे हैं और न ही नागराज। वैसे तो लॉरी को यहीं पर किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर न तो रुक सकता हूँ और न ही लॉरी को छोड़कर जा सकता हूँ। इसलिए मैं लॉरी को अपने साथ ले चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि राजनगर में किसी डॉक्टर तक पहुँचने तक लॉरी ठीक ठाक रहेगी। ध्रुव की मोटरसाइकिल इस बार अपना ही बनाया हुआ स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में थी, लेकिन इस बार का रास्ता थोड़ा अलग था। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं राजनगर से महानगर सैकड़ों बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसी सुरंग तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अभी आते वक्त भी यह सुरंग रास्ते में कहीं नहीं थी, फिर कुछ ही मिनटों में ये सुरंग कहाँ से आ गई? खैर, अब आ ही गई है तो पार तो करनी ही होगी। सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी नजर आ रही है, लेकिन सुरंग के अंत से आती हुई रोशनी एक छलावा थी, क्योंकि उसका स्रोत था दहकते लावे का उठता ज्वार। ओह ओह, सामने से लावे का ज्वार ऊपर चढ़ता आ रहा है और इस सुरंग की ढलान इतनी चिकनी है कि मोटरसाइकिल ब्रेक लगाने के बावजूद भी रुक नहीं पा रही है। स्टार लाइन कहीं पर अटकाने तक का समय नहीं है। अब बचने का एक ही तरीका है। ये सुरंग काफ़ी सकरी है। अगर फ्रंट व्हील को लॉक कर दिया जाए तो मोटरसाइकिल इससे अटक सकती है। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को लहराया और मोटरसाइकिल के पहिए घूमकर दोनों तरफ की दीवारों में आ अड़े। लॉरी, होश में आओ। कुछ ही पलों बाद डगमगाती लॉरी के साथ ध्रुव मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ था। हमारे वजन के कारण ये मोटरसाइकिल ज़्यादा देर तक अटकी नहीं रहेगी और नीचे से लावे का ज्वार ऊपर चढ़ता आ रहा है। ऊपर जाने का भी रास्ता नहीं है। अब हम क्या करें लॉरी? ध्रुव बड़ी मुसीबत में फंस गया था।
और नागराज एक दूसरी मुसीबत में फंसने जा रहा था। रोमानिया स्थित ड्रैकुला के किले के बाहर। हम इतनी जल्दी रोमानिया कैसे पहुंच गए गुण? आत्माएं कहीं पर भी विचारों की गति से आ जा सकती है और उसी मानस शक्ति की मदद से मैंने तुमको भी अपने साथ यहाँ तक पहुँचा दिया है। लेकिन अब आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हमारा सामना ऐसे प्राणियों से होने वाला है जिनको ड्रैकुला की गुलाम दुष्ट आत्माओं के नाम से जाना जाता है। और उनमें भी वही मानस शक्तियाँ हैं जिनके दम पर हम उनसे लड़ने आए हैं। अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल को तोड़कर ही वापस जाएंगे गुण, मूसल नहीं। यहाँ पर बिना बुलाए मेहमानों का कीमा दूसरी तरह से बनाया जाता है। ये आवाज़ उस घड़ी के अंदर से आ रही है। देख हमारा कीमा बनाने का तरीका। पहले हम तेरा कीमा बनाएंगे, फिर उसको तेरे ही खून से गूंथ कर उसकी रोटी बनाएंगे। बचो नागराज, ये घड़ी के रूप में नर का शैतान है, ड्रैकुला का गुलाम। बचेगा कैसे? जब बुरी घड़ी चलने लगती है तो दूसरों का बुरा समय आ जाता है, और बुरे समय से कभी कोई नहीं बचा। नागराज ने तो वार को सह लिया, लेकिन गुण बुरी घड़ी का वह वार नहीं बच पाया, और नागराज के देखते देखते गुण को बुरी घड़ी ने अपने अंदर समेट लिया। ओह, जिससे मदद की उम्मीद थी वह तो संभलने से पहले ही पीट गया। और अगर गुण का यह हाल हो सकता है तो मुझे तीक्ष्ण सर्प का प्रयोग करके मानस रूप में आने की गलती नहीं करनी चाहिए। मानस रूप को बुरी घड़ी आराम से खाकर पचा सकती है, लेकिन अगर मानस रूप को प्रयोग ना करूं तो क्या करूं? इसके पेंडुलम की गति तो और तेज होती जा रही है। जल्दी ही ये सचमुच मुझे कीमे के साइज में काट डालेगा। अब तो पेंडुलम के घूमने की गति इतनी तेज हो गई है कि मुझको चारों तरफ सिर्फ आरीदार दांतों वाले पेंडुलम ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ कलाबाजी खाकर इनसे नहीं बचा जा सकता। इनसे बचने के लिए मुझे इच्छाधारी कणों में बदलना पड़ेगा। इस रूप में भी पेंडुलम का स्पर्श मेरे लिए घातक है। ये तरीका भी काम नहीं आएगा। फिर मैं अपने शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से कैसे बचाऊं? समझा, अभी तक मेरा ध्यान पेंडुलम पर ही था। बुरी घड़ी के सुंदर मुखड़े पर तो मेरी नज़र पड़ी ही नहीं थी। अब मुझे बुरी घड़ी से निपटने का तरीका मिल गया है। नागराज ने अपनी बेल्ट में लगे धातु के सर्प को खोलकर एक नए रूप में मोड़ दिया, और फिर वह धातु सर्प बुरी घड़ी के मस्तक पर जड़ी घूमती सुइयों के बीच में जा धंसा। पंखे के ब्लेडों की तरह घूमती सुइयां की बढ़ती रफ्तार एकाएक थम गई, और उसके साथ ही बुरी घड़ी भी किसी ठूंठ की तरह एकदम स्थिर हो गया। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है बुरी घड़ी, अब दुनिया का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ध्वंसक सर्पों के वार ने बुरी घड़ी के टुकड़े टुकड़ों में बिखेर दिया। बुरी घड़ी के नष्ट होते ही उसका शिकार बना गुण आज़ाद हो गया। मुझे तो लगा था कि अब मुझे अनंत काल तक बुरी घड़ी की टिक टिक सुननी पड़ेगी। बुरी घड़ी जैसी शक्तिशाली पिशाच को खत्म करने का चमत्कार तुमने कैसे किया? बुरी घड़ी की शक्ति का राज उसकी घड़ी घड़ी थी गुण। जब मैंने ध्यान से बुरी घड़ी को देखा तो मुझे समझ आ गया कि जैसे जैसे बुरी घड़ी के माथे पर लगी सुइयां की गति तेज होती थी, वैसे वैसे ही उसके खतरनाक पेंडुलम के घूमने की गति भी तेज होती जाती थी। बस मैंने उसके सुइयों की गति को रोक दिया, और ऐसा करते ही बुरी घड़ी जड़ हो गया। फिर उसको नष्ट करना तो आसान काम था। अब आगे का रास्ता और भी खतरनाक होने वाला है। अब हमारे किले में आना गुप्त नहीं रहा नागराज। हर एक गुलाम प्रेत को इसकी सूचना मिल चुकी होगी। मैं खतरों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ गुण, बल्कि यह सोच रहा हूँ कि ड्रैकुला के दिल तक हम कैसे पहुँचेंगे, कैसे ढूंढेंगे हम ड्रैकुला के दिल को। और रोमानिया से बहुत दूर राजनगर के आसपास किसी अनजान स्थान पर। और इस कारण से मैं तुमको राजनगर ले जाने के लिए आया था, लेकिन महानगर की सीमा पार करते ही मैं इस मुसीबत में फंस गया। इसका मतलब साफ है ध्रुव। ड्रैकुला की गुलाम आत्माएं महानगर के अंदर प्रवेश न कर पाने के कारण महानगर की सीमा पर इंतजार कर रही होगी, और अब ये अपना कोई चाल रचकर हमको रोकना चाहती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस जाल को काटने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वह तरीका सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। जल्दी करो ध्रुव, आग का ज्वार तो ऊपर चढ़ता ही आ रहा है। बाहर जाने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा लॉरी, लेकिन वह नज़र तभी आएगा जब हम मर चुके होंगे। हमारे मरने के बाद रास्ता खुलने से क्या फ़ायदा ध्रुव? अभी कोई सवाल मत करो लॉरी, बस जो मैं कहता हूँ वह चुपचाप करती जाओ। सुनो, मेरी यूटिलिटी बेल्ट में 2 सेक्शन कैप हैं। ध्रुव लॉरी को अपनी योजना समझाता चला गया।
कुछ ही पलों बाद ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल का फ्रंट व्हील लॉक खोल चुका था और मोटरसाइकिल तेजी से आग के उठते ज्वार की तरफ फिसलती जा रही थी। नज़र ऊपर की तरफ रखना लॉरी, चाहे जितना डर लगे, पर नीचे आग की तरफ मत देखना। नहीं देखूंगी ध्रुव, लेकिन मुझे तो डर लग ही रहा है। थोड़ा सा चिल्ला लूँ तो शायद डर थोड़ा कम हो जाए। आग की लपट मुझे झुलसा रही है। हमारे मरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऊपर दीवार में एक द्वार खुलना भी शुरू हो गया है। तुम्हारा सोचना सही निकला ध्रुव। हमारे मरने का आभास होते ही ये जाल टूटना शुरू हो गया है। अब हम नहीं जलेंगे, सिर्फ ये मोटरसाइकिल जलेगी। सेक्शन कैप की मदद से दीवार पर चिपक जाओ लॉरी। अब जब तक शैतानी शक्तियों को यह आभास हो कि हम मोटरसाइकिल पर नहीं थे, तब तक हमको उस द्वार तक पहुंच जाना है। शैतानी शक्तियों को पता चल गया है कि आग में सिर्फ मोटरसाइकिल को जलाया है, हमको नहीं। जो द्वार दीवार में खुला है वह धीरे धीरे बंद हो रहा है और सक्शन कैप के सहारे चिपक चिपक कर चढ़ते हुए जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक द्वार पूरा बंद हो चुका होगा। समय रहते वहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है। स्टार लाइन खुले द्वार के पार न जाने कहाँ पर जा अटकी और ध्रुव के जूतों में लगे स्पेशल इस स्केट्स खुल गए। मुझे कस कर पकड़े रहना लॉरी। अब हम स्टार लाइन के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ेंगे और उम्मीद है कि द्वार के बंद होने से पहले हम द्वार को पार कर जाएंगे। द्वार की दीवारों ने लॉरी और ध्रुव के शरीर को रगड़ा तो जरूर, लेकिन उनको पार जाने से नहीं रोक पाई। ध्रुव और लॉरी ने पहले आतंक को तो पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनके रास्ते का अभी अंत नहीं हुआ था। सामने एक नया आतंक खड़ा था। ये हम कहाँ आ गए ध्रुव? जरूर ये शैतानों का कोई नया जाल है। हवा में तैरती सीढ़ियाँ हैं और उनको नष्ट कर रही गिरती बिजलियाँ। अब यहाँ से हम कैसे निकलेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शैतानों ने मुझे यहाँ आते वक्त क्यों नहीं रोका, जाते वक्त क्यों रोक रहे हैं। वैसे बिजलियों का रुख इस सीढ़ी की तरफ नहीं है जिस पर हम खड़े हैं, इसलिए जब तक हम इस पर खड़े हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता वही नज़र आ रहा है जहाँ से बिजलियाँ गिर रही है। महानगर में नागराज के वापस आने का इंतजार कर रहे वेदाचारी एकाएक चौंक उठे। क्या वो वेदाचारी, आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? हमारे द्वारा बनाए गए तिलिस्म ने किसी को घेर लिया है और तिलिस्म में घुसे उस प्राणी ने तिलिस्म का पहला सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। अब वह दूसरे और अंतिम सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। अगर उसने दूसरे चरण को भी तोड़ दिया तो तिलिस्म टूट जाएगा और ड्रैकुला आज़ाद हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आप द्वारा बनाया गया तिलिस्म तोड़ सके? जो भी ये काम कर रहा है वह ड्रैकुला का कोई साथी ही हो सकता है। हमको उसे रोकना होगा हर कीमत पर, वरना दुनिया में प्रलय आ जाएगी। आओ फैसलेस, हमको अपने ही बनाए तिलिस्म के अंदर घुसना है। एक रहस्य तो खुल गया था। ध्रुव और लॉरी शैतानों के जाल के अंदर नहीं बल्कि वेदाचारी के तिलिस्म के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन अभी यह रहस्य बना हुआ था कि ड्रैकुला जैसे शैतानों को रोकने के लिए बना तिलिस्म ध्रुव एवं लॉरी को क्यों रोक रहा था। चारों तरफ से प्रेत हम पर टूटने के लिए तैयार है नागराज। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जल्दी सोचो कि ड्रैकुला के दिल का पता हमको कैसे लग सकता है। एक तरीका समझ में आ रहा है गुण, जहाँ पर ड्रैकुला का दिल होगा वहाँ पर प्रेतों का पहरा सबसे कड़ा होगा। मैं किले में चारों तरफ अपने जासूस सर्पों को छोड़ देता हूँ। जहाँ पर इनको रोकने की सबसे ज़्यादा कोशिश की जाएगी, ड्रैकुला का दिल वहीं पर होगा। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए मुझे मर कर जिंदा होना पड़ेगा। अगर तू ऐसा कर सकता है तो तू मालिक का दिल जरूर ढूंढ लेगा। ये प्रेत अचानक कहाँ से आ गया? ओह, इसके वार से तो मैं इस ऑयल पेंटिंग के अंदर घुसा जा रहा हूँ, जहाँ पर तेरा सामना काउंट ड्रैकुला के रेखा रूप से होगा और इस पेंटिंग की दुनिया से तू जिंदा बाहर कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पेंटिंग की दुनिया मेरी दुनिया है। यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वही होता है और इस ऑयल पेंटिंग से वापस बाहर जाना असंभव है। ओह, मैं इस पेंटिंग की दुनिया में फंस गया हूँ और अगर भाग्य की मदद से मैं ड्रैकुला के रेखा रूप से जीत भी गया तो बाहर किले में कैसे पहुँचूंगा? हर शख्स एक मुसीबत में फंसा हुआ था, नागराज भी और ध्रुव भी। हम तो मारे गए ध्रुव। अगर सचमुच बाहर जाने का रास्ता वही स्थान है तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? पहुँचना तो पड़ेगा ही लॉरी, और वह भी जल्दी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता ये सीढ़ियाँ ही है और इसके नष्ट होने से पहले ही हमको इनका इस्तेमाल कर लेना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों को जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए रस्सी चाहिए। हमारे पास तो कोई रस्सी है ही नहीं। रस्सी का काम तो मेरी स्टार लाइन कर सकती है, लेकिन वह विद्युत की
सुचालक होती है, इस उसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। वहाँ तक पहुँचने का एक तरीका है लॉरी, बस हमको सीढ़ियों को रगड़ कर एक दूसरे से अटकाना होगा और अपना संतुलन बनाए रखना होगा। कुछ ही देर की मेहनत ने ध्रुव और लॉरी को उनकी मंजिल के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। वाह ध्रुव, तुम्हारी संतुलन बनाए रखने की कला तो लाजवाब है। बचपन में सीखी ये कला कई बार मेरी जान बचा चुकी है लॉरी। अब हम बिजलियां उगलते इस छेद के पार कैसे जाएंगे? मैंने ध्यान दिया है कि बिजलियां कड़कने के बीच में कुछ अंतराल होता है, लेकिन वह अंतराल इतना कम होता है कि एक बार में हम में से कोई एक ही पार जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं इस छेद में कूदती हूँ ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम उसे संभालने के लिए बचे रहो। विश मी लक ध्रुव, गुड लक लॉरी। लॉरी को उस द्वार के पार जाने से पहले ही खींच लिया गया। अभी मैं भस्म हो जाती, किसने किया यह? हमने। तुम इस द्वार के पार नहीं जा सकती लॉरी। वेदाचार्य और फेसलेस, आप लोग यहाँ पर कैसे? संभल कर ध्रुव, ये कोई चाल लगती है। ये जरूर शैतानों की चाल है। शैतान वेदाचार्य और फेसलेस का रूप धारण करके हमको फंसाने आए हैं। ये नहीं चाहते कि हम इनके जाल को तोड़ें। तुम्हारा कहना सही हो सकता है लॉरी, लेकिन ये चाहे असली वेदाचारी हो या उनके रूप में शैतान आत्माएं, हमको यह अवरोध तो पार करना ही है, क्योंकि बगैर इसको पार किए हम राजनगर तक नहीं पहुंच सकते। तुमने अगर अपना इरादा पक्का कर लिया है तो हमारे पास भी तुमको जबरन रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सीढ़ियाँ ताश के महल की तरह दहकती चली गई और अब तुम दोनों की जांच करके यह पता लगाना होगा कि तिलिस्म आखिर तुम दोनों को महानगर से बाहर जाने से क्यों रोक रहा था। जांच एक एक करके ही हो सकती है, इसलिए जब तक हम लॉरी की जांच करें तब तक तुमको विद्युत कारागार में रहना होगा ध्रुव। हम गलती कर सकते हैं लेकिन तिलिस्म गलती नहीं कर सकता। जरा इसकी ध्यान से जांच करना फेसलेस। तिलिस्म यानी हम तिलिस्म में हैं, तब तो ये सचमुच असली वेदाचार्य है। लेकिन मेरे पास इनको समझाने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी लॉरी के साथ राजनगर पहुंचना है। न जाने अब तक चंडिका और ब्लैक कैट जिंदा होंगी भी या नहीं, पर लॉरी के पास पहुंचने के लिए मुझको इस विद्युत कारागार से निकलना होगा। पर अगर मैंने ऐसी कोशिश की तो विद्युत मुझे जलाकर खाक कर देगी। अब कैसे निकलूँगा मैं इस कारागार से? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि लॉरी को लेकर मैं ऊपर तैर रहे द्वार तक अब पहुंचूंगा कैसे? एक तरीका है, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा कि वेदाचार्य मुझ पर वार न कर पाए। और लॉरी की जांच पूरी हो पाने से पहले ही मुझको ये टक्कर किसने मारी? ये टक्कर मैंने मारी है। ध्रुव, तुम विद्युत कारागार से आज़ाद कैसे हुए? आपकी तिलिस्मी सीढ़ियों की मदद से। विद्युत लकड़ी पर असर नहीं करती, यही सोचकर मैंने स्टार ब्लेड की मदद से सीढ़ियों को काटा और स्टार लाइन की मदद से ये रोलर बना डाला। बिजली की सी फुर्ती से ध्रुव ने दोनों के हाथों को उनके पीछे बांध दिया। हाथ बांधने के लिए माफ़ी चाहता हूँ वेदाचार्य, लेकिन मैंने देखा है कि आप तिलिस्म शक्ति हाथों से ही छोड़ते हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है। ठीक है ध्रुव, तुमने हमको तो रोक लिया, लेकिन अब बगैर हमारी मदद के तुम इस तिलिस्म के द्वार तक कैसे पहुंचोगे? अब तो इतनी सीढ़ियां भी नहीं बची है जो तुमको उस ऊंचे द्वार तक पहुंचा सके। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है फेसलेस। वहां तक हमको पहुंचाएगा बांसों को जोड़कर बना ये लंबा बांस। तैरती सीढ़ियों के ऊपर दौड़ते ध्रुव ने गति पकड़ी और बांस का छोर उस सीढ़ी में जा अटका जिसको वेदाचार्य और फेसलेस का वजन स्थिर रखे हुए था। बांस का दूसरा छोर तेजी से हवा में उठकर तिलिस्म के द्वार की तरफ बढ़ा। बस अब इस वक्त बिजली न चमक उठे। बिजली नहीं चमकी और ध्रुव तथा लॉरी के शरीर उस छेद को पार करते हुए तिलिस्म के पार जा गिरे। हम सफल हुए लॉरी, होश में आओ, अब हमको जल्दी से जल्दी राजनगर पहुंचना है। लेकिन लॉरी की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। ये तुमको क्या हो रहा है लॉरी? इसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो ध्रुव। वेदाचार्य, हाँ ध्रुव, और तुम ये जरूर जानना चाहोगे कि लॉरी क्यों तड़प रही है। इसका कारण है इसके शरीर के अंदर ड्रैकुला का मौजूद होना है। वह ड्रैकुला जो अब तक लॉरी के शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद है, लेकिन अब तिलिस्म टूटने के बाद वह धीरे धीरे इस कैद से आज़ाद हो रहा है। ओ माय गॉड, लेकिन लेकिन ड्रैकुला लॉरी के शरीर के अंदर पहुंचा कैसे? लॉरी तो ड्रैकुला के गायब होने के बाद मेरे साथ महानगर पहुंची थी। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अनुमान है कि मेरे द्वारा पैदा की गई तिलिस्म आंधी ने ड्रैकुला को सूक्ष्म जीवी के आकार का बनाकर किसी वस्तु जैसे कि पेड़ के अंदर
डाल दिया होगा और फिर वहाँ से ड्रैकुला का संपर्क लॉरी के शरीर से हुआ होगा और वह लॉरी के शरीर में पहुँच गया होगा। यही कारण था कि तिलिस्म लॉरी को महानगर से बाहर जाने से रोक रहा था। वैद्याचार्य का अनुमान एकदम सही था। ड्रैकुला के साथ ऐसा ही हुआ था। पहले वह वृक्ष के अंदर ही था और जब उसी वृक्ष ने ड्रैकुला द्वारा काटकर वैम्पायर बनाए गए सूक्ष्म जीवों को नगल लिया था तो वही वृक्ष वैम्पायर गुणों से युक्त होकर वैम्पायर विनाश वृक्ष बन गया था। सूक्ष्म जीवों की ओर ड्रैकुला को कष्ट पहुंचाने वाली प्रकाश किरणें सूर्य की किरणें थी और ड्रैकुला के शरीर में धंसने वाले काले कांटे लॉरी के रोए थे। क्या अब ड्रैकुला को रोकने का कोई तरीका नहीं है? ड्रैकुला जिस वार से एक बार वार करता है दूसरा वार नहीं हारता, क्योंकि उसका शरीर उस वार के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है। हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी ड्रैकुला पर यह तिलिस्मी शक्ति असर करेगी। ड्रैकुला एक बार फिर दुनिया के सामने आने वाला था और उसको रोकने का एकमात्र तरीका था उसके जी उठने से पहले उसका दिल ढूंढ निकालना। और इस काम को पूरा कर पाना सिर्फ नागराज के बस की बात थी और जो जो इस वक्त अपनी जान को बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। मेरी हर शक्ति का जवाब इसके पास है, क्योंकि तस्वीर में तो जो चाहे वह बनाया जा सकता है, लेकिन वह चीज़ ये ड्रैकुला ही बना सकता है, क्योंकि ये इसकी तस्वीर है। देखा नागराज, तस्वीर की इस दुनिया के अंदर मैं तुझे अपनी फूंक की हवा के धार से भी काट सकता हूँ। बता तेरा क्या हल करूँ? आग से जला दूँ या ठंड से गला दूँ, या तुझे यहाँ की ज़मीन में गाड़ कर हमेशा के लिए दम घुटने के लिए छोड़ दूँ? मुझे जासूस सर्पों के संकेत मिल रहे हैं, उनको ज़बरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर तस्वीर के अंदर रहते हुए भी सर्पों के संकेत मुझ तक पहुंच सकते हैं तो मेरे संकेत भी उन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वे मेरी मदद कैसे करेंगे? इस तस्वीर के अंदर आते ही वे भी ड्रैकुला के रेखा चित्र के वश में आ जाएंगे। इसने तो मुझे खुद ही निपटना पड़ेगा, पर कैसे? ड्रैकुला रेखा रूप के वार नागराज को घायल करते जा रहे थे और नागराज के वारों को ड्रैकुला रेखा रूप आराम से काटता जा रहा था। हाथ झुलस गया है और मुझको ज़बरदस्त पीड़ा भी हो रही है और ये आग बुझ नहीं रही है, बढ़ती ही जा रही है। जल्दी ही ये आग मेरे पूरे शरीर को घेर कर मुझे भस्म कर देगी। इसको बुझाना होगा और इस काम में खेत में लगी ये फसल मेरी मदद कर सकती है। इसमें लुढ़कने से मेरे शरीर में लगी आग ज़रूर बुझ जाएगी, क्योंकि ये फसल भी पेंटिंग का ही एक हिस्सा है। तूने अपने शरीर में लगी आग को लुढ़क लुढ़क कर बुझा लिया है और अब तू इस खेत में छुप कर बचना चाहता है। अब देख कि मैं इस खड़ी फसल को कैसे काटता हूँ, फिर ठीक उसी तरह से मैं तुझे काटूंगा। इसके हथियार तो फसलों को काटते हुए मेरे भी काफ़ी पास से गुजर रहे हैं और फसलों के कटने से पौधों से कुछ तेल जैसा पदार्थ निकल रहा है जिसने मेरे हाथों को चिकना कर दिया है। और इस तेल की महक भी, अरे अगर ये तेल वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो मेरा काम बन गया। तो तू मरने के लिए सामने आ ही गया, यानी अब कहीं जाकर तू ये समझ पाया कि तड़प तड़प कर मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ले, मैं अभी तेरी यंत्रणा का अंत कर देता हूँ। अंत तो अब तेरा होगा ड्रैकुला के रेखा रूप। ये तूने मेरे मुंह पर क्या फेंका है? ये तेरी मौत है ड्रैकुला के रेखा रूप। इस पेंटिंग से बनी फसल में वे बीज हैं जिनमें ऑयल पेंटिंग के रंगों को घोलने वाला तेल निकलता है और अब ये तेल तुझे भी घोल डालेगा, क्योंकि तू भी ऑयल पेंट से बना हुआ है। अगर पेंटिंग के हथियारों में मुझे काटने की शक्ति है तो पेंटिंग के बीजों के तेल में रंगों को घोलने की शक्ति भी जरूर होगी। ठीक कहा तूने नागराज, ये तेल मुझे घोल डालेगा, लेकिन ये तेल मेरे साथ साथ पूरी तस्वीर को भी घोल डालेगा और तस्वीर के साथ साथ तू भी घुल जाएगा, क्योंकि अब तू भी इस तस्वीर का एक हिस्सा है। तू नहीं बचेगा नागराज। ये मैंने क्या कर डाला? अपनी मौत का सामान खुद ही तैयार कर लिया। मुझे इस तस्वीर से बाहर निकलना ही होगा, पर कैसे? क्या रास्ता है इस तस्वीर से बाहर निकलने का? वह प्रेत, हाँ, मैं इस तस्वीर में तभी घुसा था जब उस प्रेत ने मुझे तस्वीर के अंदर घुसाया था। अगर उस प्रेत में तस्वीर के अंदर घुमाने की शक्ति है तो बाहर निकालने की शक्ति भी होगी। बस वह प्रेत अगर गायब नहीं हुआ हो तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे अपने सर्पों से मानसिक संपर्क साधना होगा। गुण ने उस प्रेत को भागने नहीं दिया था।
नागराज के मानसिक संकेतों के इशारे पर किले में घूमते जासूस सर्पों ने गुण के शिकंजे में जकड़े उस प्रेत के हाथ को जकड़ लिया और फिर वह हाथ पेंटिंग की दुनिया में जा घुसा। नागराज ने उस हाथ को थामने में एक पल भी नहीं गंवाया और अगले ही पल नागराज उस हाथ के सहारे पेंटिंग से बाहर आ चुका था। अब प्रेत का काम समाप्त हो चुका था। बधाई हो नागराज, इस तस्वीर से जिंदा बाहर आने वाले तुम पहले प्राणी हो। तुम अगर प्रेत को रोक कर न रखते तो मैं ये कभी न कर पाता। अब आओ, मुझे शायद ड्रैकुला के दिल का पता लग गया है। कैसे? ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका लास्ट और अंतिम भाग बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।